हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी। तो जल्दी से सभी लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पहले तो जो पंजाब प्लेन का, वैसे ज्यादातर हिस्सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पंजाब का मतलब बताया क्या था, दोआब का मतलब हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ पर प्लेन में जितनी भी जरूरी चीजें थी वो सब के सब हम लोगों ने कल की पूरी क्लास में 1 घंटे तक हम लोगों ने बस यही पढ़ा। तो ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटियो ऑफ इंडिया, और जो पंजाब प्लेन का कुछ भाग था उसको हम लोग देख लेते हैं। थैंक यू रोहित। आज के दिन कोई भी आपस में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, जय हिंद आप सभी लोगों को, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो यहां पर लगभग हम लोगों ने सारा प्लेन डिस्कस कर लिया था। बस मैंने आपको पंजाब प्लेन के बारे में बोला था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे प्लेटियो पे। तो पंजाब के मैदानी भाग की बात करते हैं। अब इसमें पंजाब का मतलब बताया था कि 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। ठीक है, पंज मतलब 5, आप मतलब नदी। ठीक है, तो पंजाब का मतलब मैंने आपको समझाया था। ओके प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, तो जिनका कोई आपस में कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं करेगा, ठीक है। देखिए पंजाब प्लेन की बात करते हैं। हालांकि इंडस रिवर जो सिंधु नदी है वो पंजाब में तो जाती नहीं है, लेकिन उसके बीच के जो प्लेन है कुछ एरिया आपका पंजाब में आएगा, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ये सब क्या हो गया, जैसे ये हो गया इंडस, सिंधु, ये हो गया झेलम, बिल्कुल क्रम से लेकर रहा हूं। फिर हो गया चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे ये नदी हो गई, ये नदी, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके कुछ न कुछ नाम भी हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नाम है, इसको देखा जाएगा। जैसे इंडस और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब। झेलम और चेनाब के बीच में, ठीक है, इसको नाम दिया गया छज। ताश पूछ लेंगे छज कौन सी दो नदियों के बीच में होगा, नाम से पता चला कि उसमें आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, बरी, बिस्ट, ठीक है, ये सब।
ठीक है, ये सारे के सारे देखो, पंजाब क्या है, 5 मतलब टोटल 6 नदियां उनके बीच के के जो क्षेत्र उससे मिलकर बना हुआ है, तो पंजाब हो गया। अब जैसे इंडस और झेलम, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को जो दोआब है उसका नाम है सिंधु सागर। इसके अलावा झेलम और चेनाब के बीच का जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, छज नाम है उसका। ठीक है, नाम से देखो, जैसे यहां से छज से क्या हो गया, यहां से चेनाब और यहां से झेलम हो गया। रचना रवि और चेनाब हो गया। ठीक है, बरी ब्यास नदी और रावी नदी। बिस्ट हो गया ब्यास नदी और सतलज नदी। इस तरीके से हर एक प्लेन का, पंजाब प्लेन का नाम है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, वैसे यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको पहले बता दूं मैं। कारण यह है क्योंकि अगर वो आपसे पूछेंगे आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे। आपसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से ये पूछ जा सकता है कि जो रचना दोआब है ये कौन सी दो नदियों के बीच में पड़ेगा। आप सोचेगा अच्छा रचना आर एस रवि हो गया, आगे सी एच आ रहा है, मतलब वो चेनाब हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा आपके सामने क्लियर है। अब यही चीज मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता, इंडस अब नदी बना दिए तो मैं सोचा आपको डायरेक्ट रियल में दिखे, तो बाकी आपके सामने सारा का सारा है। उम्मीद है कि यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये सब जो बीच बीच का क्षेत्र देख रहे हैं इसी को बोल रहे हैं हम लोग दोआब। ये ठीक है, और इनके अलग से नाम जो दिए गए आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये सब के सब क्लियर हो रहा होगा। अक्षत एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन था सर विंड सर्कुलेशन वाले में जो बताया था टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बट सर केमिस्ट्री प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जहां मैंने आपको प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताया था उस समय मैंने बताया था दो जगह हम चीजों को देखते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। आपको मैंने उदाहरण भी दिया था क्लोज बॉडी के लिए। क्लोज बॉडी के लिए जैसे क्या हुआ, आपने गैस पर कुकर रखा, बंद कर दिया, अब आपने गैस तेज किया मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, क्या वो प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो सीटी आ रही है, वो क्या था, क्लोज बॉडी था। टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर बढ़ गया। लेकिन क्या होगा, अर्थ के केस में ऐसा लागू नहीं होता, अर्थ के केस में वो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि भाई जब आप प्रेशर बढ़ रहा है इधर उधर सारी सारी चीजें बिखर जा रही हैं, रुक ही नहीं रहा, तो प्रेशर कहां से बनेगा।
तो भारत के सारे ही पठारों को क्या कहा जाएगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या कहा जाएगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए, अगर एक आध जगह मैं इंग्लिश का सही प्रयोग नहीं कर पाऊंगा तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। वैसे पेनिनसुलर पठार की बात करें, अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, इसको दो भाग में बांटेंगे नर्मदा की वजह से। एक हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड, इसी के प्रॉपर हिंदी की बात कर रहा था मैं, सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। इसके दो टुकड़े हैं। दक्कन का पठार, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये आपका दक्षिण भारत में मिलेगा, मतलब नर्मदा नदी के नीचे मिलेगा, और नर्मदा नदी के ऊपर ये सब मिलेंगे। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से मिल जाएगा आपको? मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू। हालांकि वैसे अगर देखा जाए इतिहास में तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग अलग हैं, बट यहां पर हम उसको दोनों को एक जगह देखेंगे, मेवाड़ या मारवाड़ पठार। दूसरा, इसके जैसे दाहिनी तरफ आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? मालवा का पठार। बहुत ही ज्यादा उपजाऊ जमीन यहां पर मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी यहां पर, सोयाबीन उत्पादन के लिए काफी फेमस है, मालवा प्लेट्यू। मालवा का पठार। इसके ठीक सब क्रम से लिख रहा हूं मैं, वेस्ट टू ईस्ट की साइड में जाके लिख रहा हूं बिल्कुल। बुंदेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। पांचवें नंबर पे छोटा नागपुर। भारत का सबसे अमीर पठार यही है, मतलब यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस, कोल की बात करें, आयरन की बात करें, बहुत कुछ मिलेगा बड़ी मात्रा में। इसके बाद मेघालय और शिलोंग प्लेट्यू। डायग्राम में शायद सारा नाम ना हो, इन सभी को सेंट्रल हाईलैंड, मतलब यहां पर केंद्र वाला जो पठार है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद इसमें डेक्कन प्लेट्यू में दक्कन के पठार में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको भी देख लेते हैं। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप ये दुनिया का सबसे पुराना पठार है। डेक्कन ट्रैप पूरा महाराष्ट्र मिलेगा,
भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पठार डेक्कन ट्रैप। इसके ठीक नीचे मिलेगा कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटक में बाबा बुदन हिल यहां पर मिलेगा, जो कि आयरन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बताऊंगा अभी मैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैं मेंशन करूंगा बाद में। इसके बाद दंडकारण्य प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पे मिलेगा दंडकारण्य प्लेट्यू। तेलंगाना प्लेट्यू, तो मैंने भारत के सारे ही पठार के नाम लिख दिए यहां पर। कोई बात नहीं अभय, कोई बात नहीं, ठीक है अभय, देख लिया मैंने आपका कमेंट, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है कि अगर कोई चीज इंसान कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, और आप जो है इस चीज के लिए सॉरी बोले, ये गट्स भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मोनू सर, सेंट्रल हाईलैंड की हिंदी, एक्चुअली मैं उसका हिंदी देखा था, गूगल सर्च किया, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई दिया। सर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कब करोगे? इस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ही होगा, ठीक है। कल से, मतलब कल से ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं बता दी, अब इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं। चलो, डायग्राम क्लियर है क्या? डायग्राम ठीक है, ठीक है। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जब आप इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, एक काम करूंगा मैं, इसको एक अलग पेज में कर दूंगा ताकि अगर आप प्रिंट आउट इसका आसानी से निकलवा लो, ठीक है। सारे का सारे क्लियर है। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, मेन मेरा स्टेट के लोग स्टेट लिखना है कि कौन कौन सी स्टेट में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के राइट साइड में आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा। मालवा प्लेट्यू और अरावली के बीच में मेवाड़ पठार मिलेगा, मतलब ये जो हिस्सा है ये आपको मिलेगा राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। ये पठार ज्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में मिलेगा, किसी और स्टेट में ये मेन नहीं मिलेगा। प्रिंट आउट कैसे करवाएं? पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही लेते होंगे, है ना। पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ को पेन ड्राइव में रखिए और ले जाइए वहां पर साइबर कैफे के यहाँ पे,
उससे बोल देना भाई ये जो पहला पेज है ना इसका प्रिंट निकाल दो, बस ये मैप है इसका प्रिंट आउट निकलवा दो। या फिर आपको अलग से गूगल पर आप डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा गूगल पर। सर मेरा बफरिंग बफरिंग कर रहा है तो एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। सौरभ थोड़ा सा वेट करिए, जब मैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाऊंगा उसमें लेगून वेगून सब बताऊंगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम का वेट करिए बस। मेवाड़ हो गया, अब हम बात करते हैं मालवा के पठार का। ये चंबल नदी के दायरे में आती है, तो चंबल नदी की वजह से यहां की मिट्टी भी काफी मतलब उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि यहां पर काली मिट्टी मिलेगी। तो पठार का मतलब ये नहीं हुआ, पठार बनते कैसे? देखो सिंपल सी बात है, मान लो एक पहाड़ है, यहां पर ज्वालामुखी आया, पूरा का पूरा लावा फैल गया, पूरा का पूरा लावा फैल गया। पूरा लावा फैलने के बाद ये ठंडा भी तो होगा, और ठंडा बनने के बाद जो बनेगा वो पठारी बनता है। लावा फैला, ठंडा होगा तो पत्थर जमा हो जाएगा, तो पत्थर ही वही क्या हो जाएगा, पठार कहलाएगा। क्योंकि पथरीला भाग जो ऊपर से समतल होगा उसको हम लोग पठार बोलेंगे। समतल का मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर बिल्कुल बेड जितना समतल, जैसे रोड जितना समतल, ऐसा नहीं है, ठीक है। उबड़ खाबड़ होते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन यहां पर करोड़ों सालों में क्या होता है, ऊपर का भाग ये इरोजन होता रहता है, इसका टूटता फूटता रहता है, और इसके टूटने फूटने की वजह से क्या होगा, यहां पर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ऐसे मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, या फिर कोई नदी अगर इधर से निकले तो बाढ़ लाकर क्या करेगा, यहां पर पानी को जमा करवा देगा, मिट्टी को जमा करवा देगा, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, यहां पर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो मालवा पठार बहुत ही उपजाऊ जमीन यहां पर मिलेगी आपको, काली मिट्टी का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, मालवा का पठार। और यह कुछ हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा आपका कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मुख्य तौर पे कहां रहेगा, ये मध्य प्रदेश। इस पठार के माध्यम से बीच से कौन निकलेगा, यहां से बहेगा चंबल नदी। चंबल रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू। हालांकि बाद में जाकर चंबल नदी यमुना से मिल जाती है, क्योंकि यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। मालवा हो गया, इसके बाद बुंदेलखंड, बहुत ही बेकार जगह। बुंदेलखंड का पठार, अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे, यह समझ लो कि यूपी के सबसे पिछड़े इलाके में, मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके में आता है। ना तो पानी की कुछ खास व्यवस्था, ना यहां पर मिट्टी उस तरीके से डेवलप हुई है। जो झांसी वाला इलाका है, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, मतलब यूपी के कई जिले मिलेंगे और मध्य प्रदेश के कई जिले मिलेंगे, वो पूरा बुंदेलखंड वाला रीजन। और इसकी इतना पिछड़े होने की वजह से ही यहां के लोग डिमांड करते हैं कि भाई बुंदेलखंड क्षेत्र को अलग कर दो, बुंदेलखंड को अलग करो। बाकी बुंदेलखंड नाम से यहां पर एक भाषा भी चलती, बुंदेलखंडी। ये मिलेगा उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। यूपी और एमपी में मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। सबसे पिछड़े हुए रीजन में से आता है ये, यूपी के समझ लो एक तरह से, और मध्य प्रदेश का भी। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर
ये सारा का सिरे चीजें हो गया, ठीक है, यूपी और एमपी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू। अब ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पड़ेगा मेन। बघेलखंड का पठार। अब देखो ये जितने भी पठार है ना, जहां पर भी पड़ते हैं, इन सब चीजों की वजह से एग्रीकल्चर लैंड यहां पर ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। अब ये देखो उत्तर भारत में पूरा मैदानी भाग पड़ता है, कितना ज्यादा वहां पर एग्रीकल्चर वाली चीजें होती हैं। बट दक्षिण भारत में जैसे आप जाएंगे पूरा पूरा पठारी पठार मिलेगा, इसलिए ये सब यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती जब हम उत्तर भारत से तुलना करते हैं तब। ठीक है, तो बघेलखंड का जो पठार है ये आपका एमपी एंड छत्तीसगढ़ पड़ेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मालवा का मैंने आपको बताया था, मालवा मेन रूप से कहां पर मिलेगा? मालवा मेन रूप से आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, और उसका कुछ भाग आपको कहां पर मिलेगा? राजस्थान में भी मिलेगा। चलो, बघेलखंड हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, एक ही प्लेट्यू एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो है छोटा नागपुर का प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है, हजारीबाग का पठार, ये कोई अलग पठार नहीं, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर का पठार। अब इस छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच, इस छोटा नागपुर पठार के बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर एक नदी बहती है, जिसका नाम है दामोदर। इस छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच क्या होती है? एक दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी इस पठार को दो हिस्से में तोड़ता है, एक तो ऊपर वाला हजारीबाग कहलाता है, नीचे वाला रांची का पठार कहलाता है। अब ये जो है पूरा का पूरा कोयले और आयरन से भरा पड़ा है, नतीजा इसको रूर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। रूर ऑफ इंडिया, रूर क्या होता है पहले लिख देते हैं इसको, कहां पर है ये? झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यहां पर ये जो छोटा नागपुर पठार, इसको रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी बताऊंगा कारण क्या है।
पार्थ पांडे, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, घमंड उमंड बाद में ले जाना, ठीक है। यहां पर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हर चीज की ज्योग्राफिकल फीचर की बात कर रहे हैं, है ना। यहां पर चीजों की इधर उधर माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो जिस स्टेट का है, यहां पर जिस क्षेत्र की बात करें उसकी जो क्वालिटी उसके फीचर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर ऐसा थोड़ी कि जहां पर कुछ होता नहीं उसको जबरदस्ती वहां पर हम एप्पल के पेड़ उगा देंगे, ठीक है। तो जो जिस जहां का जो फीचर है उस फीचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी तरह से पढ़ाई पे फोकस करिए। अब यहां पर ये हो गया, दिस प्लेट्यू is known as रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया, इस पठार को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है ड्यू टू आयरन एंड कोल डिपॉजिट। इसे भारत का रूर कहा जाता है। आयरन और कोयले की वजह से। ठीक है। अब ये रूर ऑफ इंडिया, अब ये रूर मैं 4 बार बोल चुका हूं, ये है क्या? जर्मनी में एक नदी का नाम है रूर। ये जो रूर नाम आया है ना, जर्मनी में एक नदी का नाम है। अब जर्मनी में जहां पर ये नदी बहती है, वो जो घाटी पड़ेगा, रूर घाटी बोलते हैं उसको, रूर वैली बोलते हैं। उस रूर वैली में बहुत सारा आयरन मिलता है, बहुत सारा कोल मिलता है। कोल मेन है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पर भी मिल रहा है। तो नतीजा, इस पूरे भाग को रूर ऑफ इंडिया बोल दिया गया। तो रूर नाम यहां भारत का नहीं है, रूर नाम जर्मनी में एक नदी का नाम है। तो वहां से नाम उठाया गया है, जो यहां पर हम लोग उन्होंने रख दिया है। ठीक है। तो यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रूर है क्या? रिवर ऑफ जर्मनी। ठीक है। यहां पर खूब कोयला और आयरन पाया जाता है, यहां पर कोयला आयरन पाया जाता है, इसलिए इसको रूर ऑफ इंडिया बोल दिया, और कोई कारण नहीं है। ठीक है। अगर आज पूछे जाए छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, आपके सामने है दामोदर नदी। कौन छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटता है? तो दामोदर नदी बांटती है। एक हजारीबाग हो गया, कराची प्लेट्यू हो गया। ठीक है। अब यहां पर अगले पार्ट पे आते हैं हम, मेघालयन प्लेट्यू, या इसे शिलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। शिलोंग क्योंकि उसका राजधानी है। यहीं पर मिलेगा, इसी पठार पर मिलेगा दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान, मौसिन राम। ठीक है। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन ये है कि ये किसका भाग है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से लोग तुरंत इसको लगाएंगे हिमालय का भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसका भाग है? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही भाग है। ठीक है। जो कि गैप आने की वजह से ये उससे सेपरेट हो गया। बाकी ये पहले छोटा नागपुर से एक तरह समझिए जुड़ा हुआ था। तो छोटा नागपुर का पठार हो गया, चाहे वो डेक्कन ट्रैप हो गया, सब के सब किसके भाग है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो यहां पर ये लाइन में ऐड कर दूंगा। ये कहां पर मिलेगा? मेघालय में। इसमें कुछ देखने नहीं है।
इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। यहां पर अलग से मेंशन कर रहा हूं मैं, यहां पर अलग से ब्रैकेट मेंशन कर दे रहा हूं, नॉट हिमालय या प्रायद्वीपी पठार का भाग है। हिमालय का नहीं, इसी पठार पे ही, इसी पठार पे आपको गारो, खासी, जयंतिया इसी पर स्थित मिलेंगे। कौन सा है वो? मेघालय का पठार या शिलोंग पठार, यहीं पर सब गारो, खासी, जयंतिया मिलेंगे। और सबसे ज्यादा रेनियस्ट प्लेस जो मिलेगा माउसिन राम, वो भी यहीं पर मिलेगा। जैन सर मैप में, हाँ ठीक है, इसको एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, बाकी मैप में तो आपको सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है, आप उससे कनेक्ट कर लोगे। बाकी मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। इसके बाद डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप की बात करेंगे, मोस्टली कहां पर मिलेगा? मेन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहां पर जो नदी बहेगी, ठीक है, जैसे कि यहां का अगर नदी की बात करें, कौन सा है? यहां पर गोदावरी नदी बहेगी, ठीक है, गोदावरी नदी हो जाती है। कुछ हिस्से में आपका यहां पर बहेगा आपका कृष्णा नदी भी बहती है, ठीक है। फिलहाल लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पठार है। जिसके बनने का कारण है यहां पे बसाल्टिक लावा का फैल जाना, बसाल्टिक लावा के फैलने से ही ये पूरा का पूरा पठार का निर्माण हुआ है। कौन सा? ये डेक्कन ट्रैप। आगे बढ़ते हैं। दंतकारण्य प्लेट्यू, यहां भी बहुत मिनरल मिलेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का और ये उड़ीसा वाला क्षेत्र। दंतकारणी प्लेट्यू भी कहा जाता है, दंतकारण्य प्लेट्यू भी कहा जाता है, ठीक है। ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कर्नाटका प्लेट्यू, कृष्णा, कावेरी, इन सब पठार से होकर गुजरता है कर्नाटका प्लेट्यू। नाम से लग रहा है कहां पर होगा? कर्नाटक में ही होगा। फेमस बाबा बुदन हिल,
ठीक है, बाबा बुदन हिल यहीं पर मिलता है, जो कि कई बार ऐसे पूछेंगे कि बाबा बुदन हिल किस राज्य में? कर्नाटक में है। कौन सा पठार पड़ेगा? कर्नाटक का पठार पड़ेगा। किस लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। रिच इन आयरन ओर। कई बार अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ बाबा बुदन हिल किस लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए, आयरन की माइनिंग की जाती है। ठीक है, ये हो गया कर्नाटका प्लेट्यू, और लास्ट आ जाता है आपका तेलंगाना प्लेट्यू, जिसमें कुछ है नहीं, बस तेलंगाना में है वो, इतना ही। हाँ बस एक सेकेंड, इसको कंप्लीट कर देता हूं, मैप पे थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं आपको, सब मैप पे दिखाऊंगा, 1 मिनट वेट करिए आप लोग। तेलंगाना का पठार, और ये तेलंगाना का जो पठार है, तेलंगाना प्लेट्यू है, ये कहां पर मिलेगा? तेलंगाना में मिलेगा। ये भी काफी पिछड़ा हुआ एरिया, जिसकी वजह से, इसी वजह से इन लोगों ने डिमांड किया था कि मुझे आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करो, हमें अपने एरिया को डेवलप करना है। ठीक है, पठार होने की वजह से क्या होता है कि समुद्र का जो वाटर लेवल होता है वो काफी नीचे होता है, और पठार के पास वहां पर आप ऐसा नहीं कि आसानी से नहर बना लोगे, या फिर इन सब में काफी दिक्कत होती है। आप सोचो मिट्टी को खोदना आसान होगा या फिर पत्थर को तोड़ना, तो सिंपल सी बात वही है फिर। ठीक है, अब ये सब आप जो देख रहे हैं, इसको हम एक बार मैप में आपको दिखा देंगे, सब मैं आपको लिखा हुआ दिखा दिया। ठीक है, ये मैप है। ठीक है, अब यहां पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, यहां पर ये जो बना रहा हूं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री पर मिलेगा। ज्यादातर मध्य प्रदेश में ये मालवा का पठार है, ग्रीन ग्रीन से बनाया तो मेवाड़ था। अब मालवा के पठार का अलावा इसके ऊपर अगर देखेंगे, यहां पर ये बुंदेलखंड का पठार है। ये बुंदेलखंड का जो रीजन है, ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही क्षेत्र में पड़ेगा। ये हो जाएगा बघेलखंड का पठार, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलेगा, बघेलखंड का पठार। ठीक है, फिर ये छोटा नागपुर का पठार, यहां से एक बीच में नदी जाएगी, दामोदर नदी। ऊपर का भाग हजारीबाग का पठार, नीचे का भाग रांची का पठार। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ था मेघालय का पठार। ये जो देखो, ये मेघालय वाले क्षेत्र में मेघालय का पठार बना है, शिलांग का पठार बना है। इसके नीचे आएंगे, ये जो बड़ा हिस्सा आप देख रहे हो, मैंने बोला कि भारत का सबसे बड़ा पठार, ये वाला, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, जिसे हम लोग डेक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पठार। ठीक है, भारत की 3 जो सबसे बड़े पठार है ना, वो यही है, डेक्कन ट्रैप, कर्नाटका और तेलंगाना। ये 3 भारत के सबसे बड़े पठार हैं। इसके बाद इसके ठीक नीचे, इसके नीचे ही क्या हो जाएगा, कावेरी नदी के ऊपर, यहां पर कावेरी नदी है, कावेरी नदी के ऊपर यहां पर, और डेक्कन ट्रैप के नीचे यहां पर मिलेगा कर्नाटका का पठार, और यहीं पर मिलेगा आपको बाबा बुदन हिल, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। फिर यहां पर तेलंगाना का पठार। ठीक है, अब एग्जैक्ट नहीं, यहां पर आप जो मैप देख रहे हो ना, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं, यहां पर 1-1 सेंटीमीटर नापकर बनाया गया, ये अप्रॉक्स डायग्राम है, अप्रॉक्स डायग्राम है, ऐसा नहीं बिल्कुल एज इट इज वैसे ही जैसा है, बस अप्रॉक्स डायग्राम है, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा आपका दंडकारण्य प्लेट्यू। ठीक है, कहां पर मिलेगा? ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बाउंड्री पर मिलेगा। ठीक है, ये सारा का सारा पठार हो गया जो आप यहां पर देख रहे हो, बाकी ये मेवाड़ नहीं था तो उसको मैंने वहां पर अलग से बना दिया। ठीक है, ये सारा का सारा आपके सामने है। क्वेश्चन यहां से बहुत लिमिटेड पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा तो आप बना दोगे आसानी से, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटे हम लोगों ने सिर्फ पठार पढ़ा है। ठीक है, 1 घंटे की पूरी क्लास लगभग आपका पठार पे गया है, तो इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर सारा का सारा जितना था वो सबके सब मैंने आपको बता दिया। सर मैप क्लीन कर दीजिए। मैं यहां पर क्लीन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये इमेज बिल्कुल साफ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहां पर बना है, इसको मैं क्लीन कर दूंगा। इसके अलावा पहले पेज में, फर्स्ट पेज में मैं इसको अलग से डाल दूंगा, ठीक है। पहले पेज में सिर्फ और सिर्फ मैप ही पड़ा रहेगा, तो आपको आसानी से प्रिंट निकलवाने में दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर एंड डेक्कन प्लेट्यू। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू सारा का सारा पठार, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर पठार है, ठीक है। अब इसी पेनिनसुलर पठार का भाग है डेक्कन प्लेट्यू, ये नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू है, इसलिए देखो मैंने डिवीजन करके बकायदा लिखा हुआ है अलग से। ये कि पूरा का पूरा, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर ये दो भाग आएगा। देखो इसको सेंट्रल हाईलैंड हो गया, इधर डेक्कन प्लेट्यू हो गया, तो ये डिफरेंस है। डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को यहां पर सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बिल्कुल, रामायण में भी है, दंतकारिण्य का जो जिक्र है वो रामायण में भी है। बहुत बढ़िया। सिलेबस कितना बच रहा है सर? पता नहीं कितना बच रहा है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, खत्म करेंगे तभी तो 100% क्वेश्चन मिलाएंगे हम लोग एग्जाम में, ठीक है। चलो, इसके जितना आप लोग पढ़ रहे हो, इसके बाद सीडीएस में जाके बैठना, चाहे आप सिविल सर्विसेज का प्रीलिम भी देना, तो भी वहां पे क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ड्रेनेज सिस्टम के साथ। नदियों को शुरू करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे 7-8 दिन नदी ही पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।